अटक जेल पहुंचा दिया गया है। बड़ी मेजर डेवलपमेंट है जो आगे सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर असरअंदाज होगी। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात करेंगे। उसके बाद मर्दमशुमारी, क्या एक नया आईनी और सियासी बहरान खड़ा होने जा रहा है। डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन में ताखीर हर लिहाज से मुमकिन नजर आ रही है। प्रोग्राम के दूसरे एसएमएस पे बात होगी। इसके बाद पेमरा ऑर्डिनेंस कमेटी के सुपुर्द सहाफियों के जो तहफुजात हैं आज सुने गए हैं। लेट्स सी कि इस हवाले से जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की खासतौर पर सेंसरशिप के एरिना में जाने के खदशात हैं उसको हुकूमत किस तरीके से एड्रेस करती है। प्रोग्राम के आखिरी समय में बात होगी, लेकिन आगाज करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को 3 साल के लिए कैद सुना दी। इसके अलावा 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस ये केस था। आज फैसला सामने आया, उसके बाद हमने बड़ी ही कुछ अनोखी चीजें भी देखी। लेकिन सबसे पहले अगर हम फैसले के ऊपर नजर डाल लें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्द करार दिया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना और 5 साल नाअहली की सजा सुना दी गई है। शिकायत कुनंदा मुलजिम के खिलाफ मुसद्दिका शवाहिद पेश करने में कामयाब रहा। शवाहिद की नजर में मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से हासिल किए गए तहफ़ से मुतालिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया। चेयरमैन पीटीआई ने 2018 से 2020 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई। फैसले के मुताबिक 5 मई और 8 जुलाई को काबिल समात होने के लिए दिए गए दलाइल पर दरखास्त मुस्तरद की जाती है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने यह फैसला जारी किया और केस से मुतालिक तफसीली फैसला तकरीबन 30 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो 2-3 ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर टेक्निकली सवालात उठे जा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके कि इसको वो चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या कन्विक्शन स्टे करेगी, लेकिन जो नाअहली है वो खत्म कराने के यहाँ पे मुमकिनात हैं। ये सारे सवालात हैं कि क्या अगर उनकी कैद खत्म हो जाती है लेकिन नाअहली बरकरार रखती है तो उसको रिवर्स करने की कोई मुमकिनात है। बहुत सारे टेक्निकल सवाल है और कुछ पिटिशंस पीटीआई की ऑलमोस्ट अगले हफ्ते लगने वाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर भी सवालात हैं कि क्या उनकी अब क्या स्टेटस होगा। सो ऐसे बहुत सारे कानूनी टेक्निकल सवाल हमारे साथ हैं। जहांगीर जुदून साहब माहिर कानून इस्लामाबाद स्टूडियो में है। बिरमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक जो सवाल है जिसके ऊपर आज तहरीक इंसाफ के लॉयर्स आर्ग्यू भी कर रहे थे कि जी जो इस केस में कहा गया है, इस फैसले के अंदर कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समात होने के पॉइंट पर जज हुमायूं दिलावर के 2 फैसले यानी कि 5 मई और जो 8 मई का फैसला है उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन अब इस फैसले में दोबारा लिखा गया है कि 5 मई और 8 जुलाई के फैसलों में दी गई वजूहात की बिना पर दरखास्त तीसरी दफा भी खारिज की जाती है। तो उससे पहले हमने देखा था कि ये केस 2 मरतबा वापस भेज दिया गया था और एक मरतबा ये 5 मई को और एक दफा ये 8 जुलाई को हुआ था। सो ये सवाल भी टेक्निकली उठाया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है इस पूरे केस का एक सियासी आंसर भी है। पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम है हमेशा गिरफ्तार होते रहे हैं और अगर हम 2008 से देखें तो शायद एक राजा परवेज अशरफ साहब ही ऐसे वजीर आजम हैं गालिबन जो गिरफ्तार ना हुए हों। जहांगीर जुदून साहब से बात करेंगे, वैसे सलमान राजा साहब से बात करेंगे। राजा साहब आपसे आगाज करते सर, आज के इस फैसले के ऊपर पहले आपके इनिशियल कमेंट्स, क्योंकि पीटीआई को चैलेंज तो करने जा रही है। जिस तरीके से ये फैसला आया और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी हुआ। 12:40 पे फैसला आता है, 1 बजे इंतजामिया हरकत में आ जाती है, 1:15 बजे इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाता है, गिरफ्तार करा के अब अटक जेल पहुंचा भी दिया जाता है। इस फैसले पे आपके इनिशियल रद्द-ए-अमल क्या? देखिए, मज़क्का खेज फैसला है। मैं पूरी आपको गैर जानिबदारी से ये राय दे रहा हूं और ये बिल्कुल वाजे है बात कि ये तमाम मंसूबा पहले से तैयार था। हर इदारे को पता था कि कब कितने बजे फैसला आना है, क्या वो फैसला होगा और उस पर क्या करना है। देखिए, फैसला है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। ये फैसला सिर्फ 3 सालों के हवाले से है, 2018, 19, 20 और 20-21। और यहां ये बात बहुत अहम है सामने रखना कि 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो गवाह पेश करने की सदा है इमरान खान साहब की, उस पर जो गौर है वो अगले हफ्ते होगा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। लेकिन उसी दिन 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह कहा कि आप फैसला कर दीजिए। यानी 4 अगस्त को जो डेट ट्रायल कोर्ट में थी नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास, उन्हें कहा गया कि आप फैसला कर दें केस का। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक तरफ हाई कोर्ट अभी ये फैसला करने बैठा है कि गवाहान की इजाजत देनी है मुलजिम को या नहीं देनी, और ये भी एक अनोखी सूरत हाल है कि मुलजिम को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं इस मामले को भी हम देखेंगे अगले हफ्ते, और साथ ही ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कि तुम फैसला कर दो, और ट्रायल कोर्ट फैसला कर देता है बगैर गवाहान के।
और फैसला क्या करते हैं? देखिए, फैसला सिर्फ ये है कि 2018-19 में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 21 मिलियन रुपए केवल कुछ तोहफे खरीदे थे, जिनमें वो घड़ी भी शामिल है जो बहुत मशहूर रही, और वो मैंने 5 करोड़ 80 लाख के बेच दिए। और जो रकम थी, वो सवाल पूछा गया कि वो रकम कहाँ है। उन्होंने कहा कि जो उस पर मुझे मुनाफा हुआ 21 मिलियन और 58 मिलियन, वो मैंने बैंक अल-फलाह में जमा करा दिया। जज साहब ये कहते हैं कि हमने बैंक अल-फलाह में अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो देखी है, उसमें हमें 58 मिलियन का कोई फिगर नजर नहीं आया, लिहाजा ये गलत बयानी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुनाफा वहां जमा कराया है, बाकी मामला आप उनके इनकम टैक्स गोशवारे देख लें, कैश इन हैंड एक चीज होती है। उन्होंने अल-फलाह बैंक के हवाले से सिर्फ मुनाफे का कहा था, ये नहीं कहा था कि 58 मिलियन मैंने वहां जमा कराए हैं। और ये स्टेटमेंट उनकी जो सेक्शन 342 का बयान है वो मैंने पढ़ा है, उसमें बिल्कुल वजाहत से मौजूद है। एक तो ये ग्राउंड बनाया गया 2018-19 के लिए। फिर 19-20 पे आ जाएं। 19-20 के लिए वो ये कहते हैं कि इन्होंने 3 या 4 तहाइफ ये कहती हैं कि इस साल के दौरान मैंने लिए, और इसी साल के दौरान मैंने उनको आगे मुंतकिल कर दिया, किसी को दे दिया। लेकिन इन्होंने उन तहाइफ की तफसील जो है, जो फॉर्म बी 2019-20 का है, उसमें जाहिर नहीं की। इसका जवाब ये है, या जवाब ये दिया उन्होंने अपनी 342 की स्टेटमेंट में, कि मुझे मेरे वकला और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने यह बताया था कि जो 30 जून को असासे होते हैं उनका इजहार करना होता है, चूंकि 30 जून को ये असासे मेरे पास नहीं थे और बड़ी छोटी रकम की वो तोहफे हैं, लिहाजा मैंने उनका इजहार मेरे कंसल्टेंट्स ने नहीं किया। आप उनको आने दें, गवाह के तौर पे वो आके समझा देंगे कि उन्होंने क्यों नहीं किया। इस दौरान जो रकम वसूल हुई वो सब डिस्क्लोज्ड है, लिहाजा इन असासों का डिस्क्लोज ना होना 30 जून को कोई मानी नहीं रखता, और मेरे गवाहान जो हैं वो आके बता देंगे। ट्रायल जज साहब कहते हैं नहीं, मैं गवाहान तो आप पेश ही नहीं होने दूंगा, जो आपके टैक्स कंसल्टेंट थे या फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनको मैं इजाजत नहीं देता पेश होने की। और साथ ही ये कह रही हैं कि इस गोशवारे में जो तहरीर की गई है वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई समझाना चाहता है कि जी ये क्यों नहीं इसमें दिया गया तो उसको आने से उन्होंने रोक दिया। एक तो ये सूरत हाल है। फिर आ जाए 2020-21 पे। 2020-21 पे वो ये कहते हैं कि इन्होंने ये कहा कि प्रेशियस आइटम्स हैं मेरे पास इतनी मादियत की, इन्हें उनकी तफसीलात देनी चाहिए थी, और ज्वेलरी का जो खाना है उसमें अलहदा से बताना चाहिए था कि ज्वेलरी कितनी है और बाकी चीजें कितनी हैं। अब ये क्या करप्शन है? वो कहते हैं मैंने प्रेशियस जो आइटम्स हैं उसमें मैंने बयान कर दिया कि मेरे पास प्रेशियस आइटम्स किस लागत की हैं, उसको वो कहती हैं कि चूंकि तफसील नहीं दी इसलिए ये करप्शन है। तो ये एक मज़ाक़ा खेज फैसला है जहां आपने मुलजिम को गवाह पेश नहीं करने दिए। ये जो गवाह ना पेश करने वाली बात है ना, जो जदून साहब हमारे साथ चूंकि स्टूडियो में मौजूद है, मैं शाम को भी आपका मौक़िफ़ सुन रही थी। आपका मौक़िफ़ इस हवाले से ये था कि केस में दम है, केस स्ट्रांग है, लेकिन प्रोसीजरली बहुत सारी चीजों को चूंकि ओवरलुक किया गया है, तो अपील में जाके इसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो सकता है। नहीं, मेरा केस तो ये है कि नहीं सर, ये उनका, मैं जदून साहब से पूछ रही हूँ कि उनका केस है। जी जी देखिए, मेरिट्स पे भी मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि कोई केस नहीं बनता, लेकिन इतनी इसमें फाश गलती की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी बैठा हुआ है, अगले हफ्ते का नोटिस है। ठीक है, अभी इस बात तो सर आप कह रहे हैं कि प्रोसीजरली भी मसला है और केस में भी दम नहीं है, लेकिन जदून साहब का थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें, जरा वो भी सुन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये केस जो था बेसिकली इलेक्शन कमीशन में फाइल किया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि 62(1)(f) इन पे लगा के इनको डिस्क्वालीफाई करें फॉर लाइफ। तो इलेक्शन कमीशन ने इनके वकलात को मौका दिया, वहां पे आर्गूमेंट हुए, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इनका केस 62(1)(f) का नहीं बनता, ये केस करप्ट प्रैक्टिस का है। इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ द आइटम जो भी स्टेटमेंट के अंदर कंसील किए, आगे फिर उन्होंने एक सेशन कोर्ट को भेजा कि आप इसको मजीद जांच पड़ताल करें, क्योंकि क्रिमिनल साइड का केस उन्होंने बनाया। अब क्रिमिनल में ये होता है कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है कि जी ये चीजें हैं या नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदे को पेनलाइज कर रहे हैं, कन्विक्शन दे रहे हैं। अब उसमें ये केस गया है नवंबर 2022 में। ये समरी ट्रायल होता है, इसमें राय साहब इस चीज से इत्तेफाक करेंगे, लंबा नहीं चलता, ये कोई मर्डर केस नहीं है कि 2 साल चलेगा। अब पहले पीटीआई वालों ने इस केस को सीरियस ही नहीं लिया, उन्होंने कहा जी खैर चला देंगे, और ये चार्ज फ्रेम नहीं होने दे रहे थे। उन्होंने कोर्ट के साथ कोई तावन नहीं किया, मुतअद्दिद मौके दिए गए, फिर एक जज साहब बीच में ट्रांसफर हो गए, फिर दूसरे जज साहब आ गए, फिर जब इमरान खान अरेस्ट हो गए तो फिर उन पे उस वक्त चार्ज फ्रेम हुआ है। अब एक अलग कंट्रोवर्सी है कि वहां पे किस तरह चार्ज फ्रेम हुआ है, लेकिन अगर वो अरेस्ट ना होते तो हो सकता है अभी तक चार्ज ही ना फ्रेम होता। ये उसको चलने नहीं दे रहे थे। ये बात रिकॉर्ड की मैं कह रहा हूँ, ये सारे मुलजिम हर तारीख में नहीं पेश होता, ये 3 दफा पेश हुए सारे केस में, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये तो एक फैक्ट्स की बात है। अब जब आखिर में जज साहब ने कहा जी मैं डे टू डे प्रोसीडिंग करूंगा,
तो फिर इन्होंने ये समझा है कि ये तो काम अभी सीरियस हो रहा है, हमें तो कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने 3 जो ग्राउंड से टेक्निकली वो लिए हैं कि एक तो ये लिमिटेशन इस केस में जो है सेक्शन 134 की जो सब क्लास 4 है उसमें कहा कि 120 डेज के अंदर आप फाइल करें, हो सकता है इसमें जान उनके केस में। अब दूसरा उन्होंने कहा जी ये एथोराइजेशन जो है ना वो जो लिखा हुआ है वो कमीशन एथोराइज करता है किसी बंदे को, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं कर सकता, लफ्ज वाकई वहां पे कमीशन नहीं लिखा हुआ है। वो तीसरा उनका ये था कि टेक्निकलिटी, तीसरा उनका ये था कि जुरिस्डिक्शन जो आप किसी कंप्लेंट के अंदर क्रिमिनल ट्रायल करते हैं तो अमूमन मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा पेश होता है, तो इस्तगासे के बाद जो है फिर वो समरी कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद फिर आगे सेशन कोर्ट का अगर केस हो तो उसको रेफर करता है। ये 3 इनके बेसिकली पॉइंट्स है टेक्निकली। अब मेरिट पे इन्होंने तो उधर तो कोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं कि इन्होंने ये एडमिट किया है कि जी हमने इसके डिटेल ऑफ द एसेट्स जो है वो नहीं दी। आप ये कि आप अगर साल के अंदर 30 जून के अंदर उसके ये थे कि 31 दिसंबर तक आपने एसेट कि जी हमने ये डिस्पोज ऑफ कर दिया एसेट, लेकिन उन्होंने कहा जी ये मैं डिस्पोज ऑफ किए, इनके लिए जरूरी नहीं है कि मैं डिटेल दूं। तो इसमें ये अपने मेरी ये ओपिनियन है कि इन्होंने मेरिट पे केस को लिया ही नहीं है, इन्होंने टेक्निकलिटीज पे लिया है। फिर जब जज साहब का आखिर में ये हुआ है कि उन्होंने 5 जो आज अगस्त था उनका लास्ट वर्किंग डे था, समर वेकेशन में छुट्टियां हो रही हैं, तो उन्होंने जल्दबाजी कह लें या जल्दी में कह लें, ये इस चीज में बड़ा वजन है लीगली कि आप अगर हाई कोर्ट के अंदर एक केस पेंडिंग है या हाई कोर्ट के जज को भी वैसे उन्होंने मुझे नहीं पता उन्होंने ये भी ऑर्डर कर दिया कि आप फाइनल आर्गूमेंट जो है वो जाके दें और सुने। उन्होंने फिर ये फाइनल ऑर्डर जो फैसला था इसको भी नहीं रोका कि आप फाइनल आर्गूमेंट दे रहे हैं तो फाइनल फैसला ना करें। तो आपके नजदीक ये जल्दबाजी के अंदर क्या प्रोसीजरल चीजें ओवरलुक हुई हैं? क्योंकि खासतौर पे पीटीआई की कुछ पिटीशंस अगले हफ्ते भी थी जिसमें गवाहों को शामिल करने के अंदर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है ना कि अगर आप देखें किसी बंदे की एविडेंस को डिस्कॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड पे लाने देना, चले वो रेलेवेंसी नहीं बनती तो आप उसको एविडेंस पे रिकॉर्ड पे लेके आते हैं कि दीज आर द फैक्ट्स और ये एविडेंस जो है इसके साथ कोई लिंकेज नहीं है, कोई इसके साथ इस केस का ताल्लुक नहीं, वास्ता नहीं बनता, ये रीजंस है, इस वजह से मैं इसकी एविडेंस तो ये अपील लेवल पे जाकर आपको लगता है कि ये एक स्ट्रांग आर्गुमेंट होगा? ये देखें ना, अगर प्योरली आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनली देखें आर्टिकल 10A का जो तकाजा होता है, चाहे आपने कन्वेक्शन देनी है एक्विटल करनी है, लेकिन आप एक बंदे को फेयर ट्रायल का राइट जो है उसका फंडामेंटल राइट है, कोई भी बंदा हो। तो अगर अदालत ये सहमति है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में या क्रिमिनल रिवीजन के अंदर ये सहमति है कि इस ट्रायल के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 10A को वायलेट की गया है, तो फिर उसमें ये फैसला दे सकते हैं कि इनका ट्रायल जो है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर ये वाली एप्लीकेशन अगर डिस्पोज ऑफ करते ना तो सिचुएशन डिफरेंट होती। उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते के लिए नोटिस है कि आपने ये जो एविडेंस, यही होता है कि केस रिमांड हो जाता है कि जी इनकी जो एविडेंस है ये रिकॉर्ड करें और फिर फैसला करें। लेकिन इसमें एक और इशू भी है जो खासतौर पे सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट के हवाले से कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बनाकर 15 दिन में बताइए ऑडिट करा के कि ये इनकी क्या स्टेटस है, क्या ये ठीक है या गलत है, अगर गलत बनाया तो जिसने बनाया है उसको किया जाए, तो वो चीज भी तो अभी सामने मंजर आम पे नहीं है, वो असरअंदाज होगी। जी FIA को ये कहा था कि ये कहते हैं कि जज साहब के पोस्ट लगी हुई है उनकी फेसबुक है और आपकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो इस वजह से कि एक आप कोर्ट के लिए बदनामी का सबब भी बनता है कि अगर उनकी पोस्ट नहीं थी तो उन पर एलिगेशन क्यों लगी है ये, या अगर उनकी पोस्ट थी तो फिर इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन वो तहकीकात की रिपोर्ट तो 15 दिन बाद आनी, उससे पहले फैसला आ जाए तो फिर बाद में आप लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कानूनी तौर पे, अपील के लेवल पे वो जा सकती है रिपोर्ट। वो तो आप इस तरह ले सकते हैं कि आप 22 का आंसर जो है ना वो तो जज साहब ने उसको टोटली इग्नोर कर दिया, इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि जी आप केस न सुने। एक ये इसमें टेक्निकल ये भी पॉइंट था कि जब इनकी कल जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है तो वो जो सेक्शन 526 है उसकी सब सेक्शन 8 है, उसमें ये होता है कि अगर आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं दिया जाता। तो कल उनका वो जो चीज थी वो खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन सारी डिसाइड कर दी और जो एविडेंस वाली थी उसको अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर दिया और फिर हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप पेश भी होंगी, आर्गूमेंट भी करें और कोऑपरेट भी जो करें। अगले हफ्ते अपीलें लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब क्या वो उनकी कोई वो वैल्यू नहीं रही है? अब चूंकि फैसला आज आ गया है या वो दोबारा टेकअप हो सकती हैं उनको भी? नहीं, वो तो देखें जिस ग्राउंड पे उन्होंने ली थी वो तो एविडेंस तो डिस्कॉर्ड है, एविडेंस तो नहीं रिकॉर्ड हुई ना। वो उन्होंने कहा जी 12:30 पे आप गवाह ले आए। मैंने कहा ना पहले पीटीआई वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने देखा जज साहब हो गए हैं तैयार, अब ये केस का फैसला करने जाते हैं, अब फिर ये जो है जो है अगर गवाह पेश करने दिए जाते तो जाहिर मेरे हाल में बेहतर होता है उसमें, क्योंकि फेयर ट्रायल का फिर उन पर ये ना ऑब्जेक्शन उठता है कि आप जो है हमें गवाह का, चाहे गवाह रेलिवेंट थे या नहीं थे, मेरे जाती ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन है कि उनको रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर। लेकिन जदून साहब ने देखा कि 12:30 के करीब फैसला आता है, 1:45 बजे करीब इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, वो लाहौर से गिरफ्तार होकर इलेक्शन
कमीशन के वो सारे जैसे सारे जो पुर्जे थे वो तैयार थे, बस एक ये तो फिर आपको पता है ये कॉमन प्रैक्टिस है वैसे आप चूंकि कानून नहीं, कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती ये। कितनी देर लगती है ऑर्डर जाने में, जाके पता करने में, गिरफ्तारी में? पास के थाने के पास जाना पड़े तो मेरे ख्याल में 10 दिन या 2-4 दिन तो लाजमी लगते हैं। इतना मैंने कहा ना, वो जज साहब सारी चीजें थे, उन्होंने आज जाना था तो उन्होंने ये जजमेंट दे के जानी थी, इसको कोई चांस नहीं था कि जो भी बात होती उन्होंने जजमेंट आज उन्होंने डिटरमिन किया हुआ था मैंने देके जानी। ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई आपने अगर छुट्टियों पे जाना है तो छुट्टियों के बाद केस रख लेना, ये 2 हफ्ते के बाद आप जो है वो छुट्टियां 1 हफ्ते के बाद कर लें, 5 के बजाय आप 13 से छुट्टी चले जाएं। अब जरूरी तो नहीं है कि बहरहाल जैसे आप कह रहे हैं कि केस तगड़ा है लेकिन प्रोसीजरल मामला की वजह से आप जो है सवाल इसलिए उठ के ना कि एक जज साहब ने बहुत मतलब आखिर में आके केस, वैसे तो बहुत इसमें 40 देखो पेशियां हुई हैं, इन्होंने पहले कोऑपरेट नहीं किया। ये दो इनकी साइड भी ये नहीं कह सकते जी कि हम बिल्कुल बेगुनाह है और केस हमारे ऊपर थोपा गया है और हमने कोर्ट के साथ तावन किया। चाहे आपका केस नहीं बनता था तो अभी तक तो ये केस सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो जाता। इसका समरी ट्रायल होता, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अगर ये जज साहब फैसला दे जाते या इनसे पहले जो जज थे जो ट्रांसफर हुए वो देते तो आप हाई कोर्ट में जाते। पीर में अभी तक ट्रांसफर भी बड़ी बहुत ही ज्यादा उसके हवाले से भी बड़ी मतलब इनकी अपनी वजह से भी केस जो है ना ठीक है, कुछ शहर के लोग अगर जालिम थे तो हमें मरने का शौक भी थी, ये बिल्कुल काफी इसमें पूरा होता है। सलमान साहब, आज एक और डेवलपमेंट हुई है सर, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फाइनली डिजिटल मंसूबा जो मरदमशुमारी उसकी मंजूरी दे दी है और अब जो है 120 दिन उसके ऊपर होंगे, फिर कुछ इलेक्शन की उसके बाद सूरत हाल बनेगी। अब एक नया आईनी क्राइसिस तो सामने नहीं खड़ा 4 महीने बाद हमारे? देखिए, यही तो ख्वाहिश है मनसूबा साजों की कि एक आईनी बहरान की सूरत रहे और इलेक्शन ना कराने पड़े। मकसद तो सिर्फ इलेक्शन से भागना है, वरना ये सेंसस जो है आज से 4 महीने पहले भी नोटिफाई हो सकता था, उसके बाद अगर हल्का बंदियां होनी थी तो वो हो जाती। लेकिन अब एक और सूरत हाल है ना। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के बगैर आप सूबों में जो नशस्तें हैं उनमें इजाफा और कमी कर देंगे, बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी, पंजाब की 8 कम हो जाएंगी। और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, ये क्या है? इसमें तो 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। इस नौयत के मामलात में मंजूरी देना उनके फराइज में शामिल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पे अब पाकिस्तान जो है गैर आईनी खाई में गिर चुका है। हमारे काम आइन के बरखिलाफ कर रही हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिल्कुल एक खोखली काउंसिल हमने कायम कर दी है इलेक्शन ना करा के 90 दिन में। अब ये काउंसिल कुछ कह देती है, उसके बाद मुकदमे चले जाते हैं अदालतों में, तो उनका तो काम हो गया मनसूबा साजों का कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे 90 दिन में या 60 दिन में जो आइन की का तकाजा है। वो चाहते ही ये हैं कि आइन के तकाजे पूरे ना हो, ये मामला लटका रहे, फिर सेंसस के ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, कोई वहां पे कोई एक फरीक या दूसरा फरीक कोई जमात वो सेंसस पे एतराज करेगी, उसके ऊपर अपील दर अपील चलती रहेगी। तो ये तो जो मंसूबा है ये 3-4-6 महीने के इल्तवा का नहीं है, ये लंबे इल्तवा का लगा। जिदूम साहब, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये जो केयर टेकर सीएम वाली बात है तो टेक्निकली लीगली हमारी बात अहमद बिलाल महबूब साहब से भी उन्होंने भी कहा कि तो चैलेंज भी कर सकता है कोई इसके। ये मैं राय साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि कोई चीफ मिनिस्टर आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो फिर कैसे हो गया सर ये काउंसिल ऑफ कॉमन जो इंटरेस्ट की कंपोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। 2 सीएम जो है ना वो किस तरह एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर नॉट इलेक्टेड। और चीफ मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की है और इनके जो अख्तियारात हैं वो स्पेसिफाई की जाएंगे। ये तो पॉलिसी डिसीजन दे नहीं सकते इलेक्टेड चीफ। जो लेकिन अगर उन मीटिंग्स में चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और सीएम ना बैठे हैं तो फिर ये हो सकता है? नहीं, वो चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे तो कंपोजिशन जो है ना वो 3 फेडरल मिनिस्टर कर सकते। ये मैं 4 चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर प्लानिंग है, मिनिस्टर रेलवे है, उसकी कंपोजिशन बनी हुई है। और उसका ये कि देखो ना, एक पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसकी पॉपुलेशन जो है 60-70% ऑफ पाकिस्तान है, उसका एक जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। वो किस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कैसे? तो ये तो कोई भी चैलेंज कर सकता है। आई थिंक समबडी गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज इट कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव कंपोजिशन है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। और फिर इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर डिसीजन दे दिया है तो फिर आप इलेक्शन तो उससे कंसेंसस जो लास्ट है वो 6 से जो आर्टिकल 51 है उसके मुताबिक तो हो नहीं सकते। फिर अगर आप सीटें बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो फिर भी आर्टिकल 51 के अंदर आपको अमेंडमेंट करने में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये अगर इनका ये कोई बैकएंड पे मुझे नहीं पता ये डिले करना चाहते हैं तो फिर तो डेफिनेटली सर ऐसा आपने कहा है अगर ये होगा तो फिर चांसेस है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। एक और कानूनी, एक और आईनी बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।